आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भदौरिया चौक नाला बना गंदगी का अड्डा, कचरे से जाम हो रहा स्टेडियम के सामने का नाला, दुकानदारों की लापरवाही से बिगड़े हालात। लाखों का खेल मैदान बना उपेक्षा की मिसाल, म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड की हालत बदहाल, कभी हॉकी का केंद्र आज वीरान पड़ा मैदान। अवैध शराब परिवहन करते 4 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज, अवैध गतिविधियों पर पुलिस की सख्त नजर। बग्गी में विराजित हुई भगवान परशुराम की पालकी, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, भजन कीर्तन से गूंजा वातावरण, सामूहिक आरती के साथ हुआ समापन। सम्मान का सवाल, डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी के विरोध में उतरा समाज, संवाद की भी उठी मांग। राजनांदगांव इन दिनों सिर्फ सूरज की तपिश से नहीं बल्कि बिजली की आंख मिचौली से भी परेशान है। संस्कारधानी में भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन पहले ही कठिन कर दिया है और ऊपर से बार बार होने वाली बिजली कटौती ने स्थिति को और ज्यादा असहनीय बना दिया है। विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस कार्य का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में शहर के कई हिस्सों में मेंटेनेंस नजर नहीं आ रहे हैं। देर रात अचानक घंटों की बिजली गुल हो जाना अब आम बात बन चुकी है, जिससे लोग उमस भरी गर्मी में पूरी रात करवटें बदलने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मेंटेनेंस पूरा बताया जा चुका है तो फिर लो वोल्टेज और लगातार ट्रिपिंग की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। क्या यह व्यवस्था की कमजोरी है या फिर सिर्फ कागजों तक सीमित सुधार। आपको बता दें कि हाल ही में इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का घेराव भी किया था, लेकिन उसके बावजूद जमीनी हालात में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। इससे जनता में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अभी क्या है सर, उनकी बात उन्होंने कही आपसे। अभी क्या है, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस चल रहा है, जो कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ही किया जा रहा है। और मेंटेनेंस चूँकि ये प्री मानसून मेंटेनेंस का समय रहता है और प्री मानसून मेंटेनेंस चल रहा है करके, तो मेंटेनेंस को समय सीमा में गर्मी को देखते हुए ही 12 बजे तक लगभग बंद करवा दिया जा रहा है। मेंटेनेंस का काम खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं करके। और इससे क्या है कि व्यवस्थाएं जो आने वाले समय में है, आने वाला जो गर्मी अभी और बढ़ने का है और बारिश का है, उसमें थोड़ी व्यवस्था और बेहतर हो सके, इसलिए सिस्टम का दुरुस्तीकरण का काम कर रहे हैं। शादी विवाह के इस सीजन में यात्री बसें मानो चलती फिरती भीड़-भाड़ की मिसाल बन गई है। हालात ऐसे है कि बसें खचाखच भरी है, लेकिन किराया पूरा वसूला जा रहा है और सीट वो तो जैसे किस्मत के भरोसे मिल रही है। बस स्टैंड और प्रमुख रूटों पर इन दिनों यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। गांवों से शहरों की ओर और शहरों से गांवों की ओर जाने वाली हर बस में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। कई यात्रियों को मजबूरी में खड़े होकर या दरवाजे और सीढ़ियों पर झूलते हुए सफर करना पड़ रहा है। शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं और शादियों के सीज़न शुरू होते ही लगातार पूरे प्रदेश भर में लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। बसों में भी देखा जाता है कि लगातार बसों में भीड़ जो है वो बढ़ते ही जाती है। लोग अपने घर से निकल कर के दूसरे ज़िले पर जाने के लिए निकल जाते हैं, शादी वाले कार्यक्रम में जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी काफ़ी रूप से ये भी देखा जा रहा है कि कई सारे बसें ऐसे भी चल रहे हैं जिस पर सीट फुल होने के बावजूद भी बस के संचालकों द्वारा लोगों से किराया तो पूरा लिया जाता है, मगर बड़ी ही सोचने की बात है कि उन्हें पूरी तरीके से सीट जो है वो मुहैया नहीं करवाई जाती है। ऐसे ही शिकायत लगातार सामने आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वैवाहिक सीजन शुरू होते ही जो लोगों के भीड़ जो है वो बसों में, बस स्टैंड पर देखे जाते हैं और वहीं इस विषय को लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। लोगों का कहना ये भी है कि जब बस पर किराया पूरा लिया जा रहा है तो उन्हें सीट पूरी क्यों नहीं दी जा रही है। इस विषय को लेकर के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीट पूरी होने के बावजूद भी, किराया पूरी लेने के बावजूद भी उन्हें पूरी तरीके से सीट क्यों नहीं मिल पाती है।
यात्रियों का कहना है कि शादी सीजन का फायदा बस संचालक जमकर उठा रहे हैं। किराया तो पूरा लिया जा रहा है, लेकिन बैठने की कोई गारंटी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को उठानी पड़ रही है, जो भीड़ में असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बसों में क्षमता से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ असुविधा बढ़ी है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कई बसें तो ओवरलोडिंग एक्सप्रेस बन चुकी है, जहां नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। इस समस्या पर अब यात्रियों की मांग है कि प्रशासन इस ओर तुरंत ध्यान दे, अतिरिक्त बसें चलाई जाए, ओवरलोडिंग पर रोक लगे और किराया व्यवस्था पारदर्शी हो, ताकि सफर सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि सुरक्षित अनुभव बन सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अचानक सवारी मिल जाता है तो 2, 4, 6 लोग ऊपर चले जाते हैं बैठ के। मगर अपने पुराने बस स्टैंड में देखा जाए, यहाँ पे बैठने उठाने का कोई चीज का सुविधा नहीं है, ना पानी का है ना बैठने का है। इसलिए बस की बात करें जी, तो इसलिए यात्री यहाँ पे न खड़े होके बस पे ही सवार होके जाना चाह रहे हैं। ये भी चीज देखा जाता है कि जितना किराया लिया जाता है, किराया पूरा लिया जाता है, लेकिन सीट यात्रियों को मिलता नहीं है। इस पर क्या? नहीं, जितना किराया है उतना ही लेंगे, मगर उससे ऊपर तो नहीं लेंगे। मगर क्या है, यात्री खुद ही जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समय पे पहुंचना है उस जगह में। और भीड़ भाड़ क्या, गाड़ियां अधिकतर स्पेशल ज्यादा जा रही है शादी सीजन के टाइम से, तो गाड़ियां गैप में है बहुत। इसलिए क्या, यात्री ज्यादा देर इतना इंतजार करके अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। यहाँ पे यात्री लोगों को बैठाल के आधे रास्ते तक के तो 10-15 मिनट खड़ा कर देते गाड़ी को धूप में। अच्छा, वहाँ डी रोड में खड़ा कर देंगे तो वहाँ खड़ा कर देते हैं। सवारी भर कर आराम से लेते हैं लोग, टाइमिंग का कोई वो नहीं है। और यात्री लोगों को परेशानी भी होती है। शादी का सीजन शुरू शादी का सीजन हो गया है, जितना सीट है उससे ज्यादा भर करके लेके जाते हैं, बहुत भर के लेते हैं। गर्मी का मौसम है, जगह जगह खड़ा कर देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट भी होती है। यहाँ पे दारू वारू भी ये खुलेआम चल रहा है। बस की बात करूं, बस में अंदर में कभी कभी चोरी जैसे वारदात भी होती है। हाँ, चिंता भी कर देते हैं कई जन। जिले में 12वीं बोर्ड हिंदी विषय की अन्य जिलों से आई करीब 7000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। स्टेट हाई स्कूल स्थित मूल्यांकन केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कॉपियों की जांच की गई और बाद में उन्हें बोर्ड कार्यालय के लिए रवाना कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हिंदी विषय की परीक्षा 14 मार्च को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक की शिकायतों के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10 अप्रैल को जिले के 88 परीक्षा केंद्रों में पुनः परीक्षा कराई थी। इसके बाद 13 अप्रैल से मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 157 शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरुआत में 3 दिनों में मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवकाश के कारण कार्य प्रभावित हुआ। साथ ही कार्यभार अधिक होने पर निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी मदद ली गई। अंततः 4 दिनों में मूल्यांकन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। अब बोर्ड द्वारा 5 मई को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। राजनांदगांव की थाना लालबाग पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से आइकॉन प्रीमियम विस्की और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 62,360 रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम और 3 आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 18 और 19 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी कर यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों को जमानतीय धाराओं में जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है, जबकि एक आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। क्षेत्र के कृषि विकास को नई दिशा देते हुए पांडुका में नवीन सेवा सहकारी समिति का भव्य शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आयाज सिंह बोनी ने किया। कार्यक्रम में ऋषभ सिंह सहित किसान प्रतिनिधि बिसाहू वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि समिति के माध्यम से कुल 832 किसान सीधे लाभान्वित होंगे, जिनमें 229 महिला और 603 पुरुष किसान शामिल हैं। इस पहल से ग्रामीणों को अब खाद, बीज और बैंकिंग सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। समिति के सुचारू संचालन के लिए प्रभारी प्रबंधक के रूप में राजू पटवा, चपरासी लोमेश साहू और चौकीदार नीलकंठ यादव की नियुक्ति की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
संस्कारधानी में खेलों के प्रति बच्चों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका जीवंत उदाहरण इन दिनों शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में देखने को मिल रहा है, जहां बच्चों के लिए निःशुल्क तीरंदाजी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। भीषण गर्मी के बावजूद यह प्रशिक्षण शिविर सुबह और शाम नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। खास बात यह है कि तापमान की परवाह किए बिना बच्चे पूरे जोश और लगन के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और अनुशासनात्मक खेल से जोड़ना है, ताकि उनका शारीरिक विकास होने के साथ साथ मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास भी मजबूत हो सके। स्थानीय स्तर पर इस पहल की सराहना की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि ऐसे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर कर खेलों के ओर प्रेरित करते हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेहद आवश्यक है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भारत सरकार के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिले में प्रवासी मजदूरों को 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जिले के सभी गैस वितरक संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार पात्र प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर संबंधित गैस वितरण केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि गैस वितरकों द्वारा 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर के दैनिक स्टॉक, बिक्री मात्रा और शेष स्टॉक का रिकॉर्ड नियमित रूप से संधारित किया जाएगा और इसकी दैनिक जानकारी कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को भेजी जाएगी। भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पूरे शहर में इस दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिला और जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम की पालकी पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया, जिसके बाद आकर्षक रूप से सजी हुई भगवान परशुराम की पालकी को बग्गी में विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा उत्साहपूर्वक शामिल हुए। पालकी यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों द्वारा जलपान एवं प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई, जिससे माहौल और अधिक भक्तिमय बन गया। समाज के वरिष्ठ जनों ने भगवान परशुराम को न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्शों को अपनाकर समाज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के समापन पर सामूहिक आरती की गई और क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की गई। पूरे आयोजन को सफल बनाने में गौड़ ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों का अहम योगदान रहा। परशुराम जयंती पर ये यात्रा कई वर्षों से मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है और अजर अमर भगवान परशुराम जी की कल बाइक रैली भी सर्व ब्राह्मण द्वारा निकाली गई। अक्षय तृतीया पर भगवान के जन्मोत्सव पर यह रैली धूमधाम से निकाली जा रही है। हमारे समाज में ये यात्रा जब कामठी लाइन में भवन था तब से लेके यानी लगभग 50 वर्ष हो गए होंगे ये जो परशुराम भवन का जो हम लोग उत्सव मनाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, राजनांदगांव में हमारे भवन और हमारे समाज के अलावा परशुराम की कोई यात्रा अभी निकलती नहीं है इतने वर्षों से। और हम लोग धूमधाम से मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार हैं, विष्णु भगवान के छठे अवतार है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राजनांदगांव शहर के भदौरिया चौक दिग्विजय स्टेडियम के सामने स्थित नाले की स्थिति अब चिंता का बड़ा कारण बनती जा रही है। जहां एक ओर नगर निगम साफ सफाई को लेकर अभियान चलाने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे लगे छोटे ठेले और दुकानदार लगातार अपना कचरा सीधे नाले में फेंक रहे हैं। इससे लापरवाही का सीधा असर नाले की जल निकासी पर पड़ा है और नाला पूरी तरह जाम होने की कगार पर पहुंच चुका है। लोगों को आशंका है कि अगर जल्द सफाई नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार वार्ड पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगर निगम नियमित सफाई अभियान चलाने का दावा करता है तो फिर खुलेआम नाले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फिलहाल भदौरिया चौक के लोग गंदगी और मच्छरों के बीच जीवन जीने को मजबूर है और प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कब इस समस्या से राहत मिलेगी। राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल स्कूल परिसर में नगर निगम द्वारा करीब 32 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया खेल मैदान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कभी जहां बच्चे फुटबॉल, हॉकी और अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाते थे, वही मैदान अब पूरी तरह टूट फूट और मिट्टी के ढेर में बदल चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में यह मैदान किसी दलदल से कम नहीं रह जाता। चारों तरफ सिर्फ कच्ची मिट्टी और फिसलन होने की वजह से अब यहाँ खेलना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। पहले जो मैदान पूरी तरह समतल और खेलने लायक था, वह अब धीरे धीरे उपयोग के लायक ही नहीं बचा। शहर के बुजुर्ग खेल प्रेमियों की माने तो यही वह ऐतिहासिक मैदान है जहाँ कभी हॉकी की शुरुआती टूर्नामेंट हुए थे और स्थानीय लोग इसे खेल परंपरा से जोड़कर देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी मैदान टिक क्यों नहीं पाया। क्या निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया या रखरखाव पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि मैदान खेल का केंद्र बनने के बजाय उपेक्षा का प्रतीक बनता जा रहा है। देखिए, इस ग्राउंड को देख करके बड़ा दुख होता है। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, महंत राजा सुरेश्वर दास अखिल भारतीय आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत राजा साहब ने इसी ग्राउंड से स्टेट जमाने में रजवाड़े के समय से की थी और यहाँ पूर्व ओलंपियन से लेकर के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी जैसे प्लेयर इस ग्राउंड में खेल करके गए। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है इस मुरुम और चट ग्राउंड का, और अनगिनत प्लेयर यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर इस ग्राउंड ने दिए हैं। हम लोग ने बचपने से यहाँ हॉकी खेली है। मैं पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी रहा हूँ और वर्तमान में अभी जो ग्राउंड को दरअसल की गई है ग्रास लगाने के लिए, जो टेंडर जिस ठेकेदार को दिया गया था, ये यहाँ की मिट्टी को 1.5 फीट खोद करके नई मिट्टी डाल करके ग्रास लगाने का उसमें उल्लेख था, लेकिन ठेकेदार ने मिट्टी नहीं निकाला, उसके ऊपर मिट्टी डाल करके ग्रास लगा दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शहर में 2 ही मैदान बहुत ही फेमस थे जिसमें बहुत सारे आयोजन होते थे। एक सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल हाई स्कूल और दूसरा स्टेट स्कूल। तो म्युनिसिपल स्कूल का हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 लाख रुपए का यहाँ पर घास लगा के ग्राउंड को पूरा सत्यानाश कर दिया गया है, जिसमें ना वहाँ कोई आयोजन हो पा रहा है ना कोई खेल हो पा रहा है। और अभी बचा कुचा कुछ था जो ग्राउंड पर, वहाँ पर अभी सीमेंट का एक पिच बना गई है। यहाँ पर एक मल्टीपर्पज ग्राउंड के नाम से फेमस सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल हाई स्कूल में फुटबॉल टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट, इसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट, सभी टूर्नामेंट होते थे। लेकिन आज एक एक जंजर की तरह वहाँ की मिट्टी उखड़ चुकी है। घास का जो खाना पूर्ति की थी 32 लाख के नाम से, ये आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी मिट्टी उखड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आज राज्य भर में आयोजित परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा राजनांदगांव सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान नकल और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा इस बार विशेष और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देने से पहले 3 स्तरों पर गहन जांच की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को पूरी तरह रोका जा सके। इसके अलावा परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए जैमर लगाए गए थे। अधिकारियों के अनुसार इन उपायों का उद्देश्य परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना था। प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के चलते परीक्षा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुई और पूरे केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनी रही। परिवहन आरक्षक का एग्जाम था। 100 नंबर की क्वेश्चन आते। अच्छा, जो एग्जाम डिपेंड करता है रिजल्ट आएंगे तो कोई अलग क्वेश्चन वगैरह नहीं, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आते। ज्यादातर क्वेश्चन किस टाइप के? सामान्य ज्ञान? हाँ, सामान्य ज्ञान से। छत्तीसगढ़ से और हाँ, इतिहास से। सर, आज ना परिवहन आरक्षक के लिए ना 50 पद के लिए ना छत्तीसगढ़ और व्यापम में पेपर लिया, और जो प्रश्न का स्तर है वो 4 या 5 प्रश्न बस था जो कठिन था। बाकी जो 90 से 95 प्रश्न है वो बहुत सामान्य। और जो अभी ना लगातार 3-4 एग्जाम में अभी ट्रेन चला है, ट्रेन से जमाने वाला, उसी तरह से ये भी पेपर वैसा ही आया था। उलझाने वाले जो 4-5 प्रश्न था वो पढ़ने वाले लोगों को फायदा देता है। वही एक सिलेक्शन का नंबर रहता है, जो 4-5 प्रश्न कठिन सवाल रहता है उनको जो सॉल्व करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी सामान्य प्रश्न को तो जितना भी तैयारी करने वाले हैं सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई
समन्वय केंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था और 26 सेंटर में ये परीक्षा हुई, जिसमें टोटल 4380 कैंडिडेट प्रेजेंट थे और 2404 कैंडिडेट एब्सेंट थे और कहीं से भी कुछ विवाद की ऐसी कुछ स्थिति नहीं आई। सभी सेंटर में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। राजनांदगांव में विरोध की एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां गुस्से के साथ साथ संवाद और संवेदनशीलता की भी मांग उठी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बौद्ध समाज के लोग शहर कोतवाली पहुंचे, लेकिन इस बार सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि समाज में सम्मानजनक संवाद की संस्कृति बनाने पर भी जोर दिया गया। आपको बता दें कि भिलाई में कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा अनामिका के कथित बयान से आक्रोशित लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। नारों के बीच एक बात साफ थी, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया और निजी बातचीत में बढ़ती असंवेदनशीलता अब समाज को बांटने लगी है। ऐसे में केवल सजा ही नहीं बल्कि जागरूकता और शिक्षा भी जरूरी है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में संवैधानिक मूल्यों और महापुरुषों के प्रति सम्मान पर विशेष कार्यक्रम चलाए जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। थाने में राजनांदगांव के बौद्धिस्ट समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद एक एफआईआर की मांग कर रहे हैं। आखिरकार क्या मसला है, क्या मामला है, ये पूरे मामले की जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ में बौद्ध समाज के अध्यक्ष भैया मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, किस प्रकार से ये मामला है, क्या समझते हैं, मामले का उजागर कैसे हुआ? सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अंदर में कोई एक पोस्ट डली है जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ में अपशब्दों को वीडियो लोड है। यह वीडियो जो है भिलाई की इंस्टाग्राम आईडी से डला हुआ है जिसका नाम अनामिका उपाध्याय है। तो उस आईडी के खिलाफ में जांच करने और एफआईआर दर्ज करने हम बौद्ध समाज के सारे लोग यहाँ पहुँचे थे। सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश अमन शांति का है, राजनांदगांव संस्कारधानी है और यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त योग्य नहीं है जो किसी महापुरुषों को अपमानित करे। अभी 14 अप्रैल की जयंती मनी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में मनाई अभी भी जा रही है। ऐसे परिस्थितियों में अगर कोई बाबा साहब के खिलाफ अपशब्द कहे तो यह आग में घी डालने की स्थितियां जैसे निर्मित होता है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध समाज इस विषय को लेकर काफ़ी उद्वेलित है और उसी में एफआईआर आईटी एक्ट के तहत करने, जाँच करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज सारे के सारे लोग बौद्ध समाज के लोग थाना पहुंचे थे। इस मामले पर अगर पुलिस संज्ञान में नहीं लेती है और एफआईआर नहीं होता है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे समाज क्या करे? निश्चित रूप से अगर यह कार्रवाई के लिए पुलिस अपनी जांच आज से कर रही है और चूंकि तकनीकी मामला है इसलिए जांच अगर प्रॉपर वे पर नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और आंदोलन जो है राजनांदगांव से भिलाई और भिलाई से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में यह जो आंदोलन है बड़ा रूप लेगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि उस युवती के द्वारा लगातार अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार इस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे कि अब राजनांदगांव के बौद्ध समाज के पास वो पोस्ट पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद राजनांदगांव के सिटी कोतवाली थाने में पहुंचे हुए एफआईआर की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर एफआईआर नहीं होता है तो कड़े रूप से उग्र आंदोलन की भी चेतावनी बौद्ध समाज के द्वारा दे दी गई है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।